हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत की मिट्टियों की समस्याएं। तो चलिए पिछली क्लास को ही हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं आज भारत की मिट्टियां। दो प्रकार की मिट्टियां बच गई थीं, उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें से पहली है नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी। साथियों, इसे रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है। रेह, ऊसर तथा कल्लर के नाम से भी जाना जाता है किस मिट्टी को? नमकीन या क्षारीय मिट्टी को। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है, वहाँ पर केशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण जो हैं वह मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। किसके? सोडियम के, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण कहाँ पर आ जाते हैं? केशिका क्रिया द्वारा ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। केशिका क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग देखे होंगे, लालटेन की बाती का जलना, और उससे जल धीरे धीरे तेल जो होता है वह लालटेन से ऊपर आता रहता है बाती में। वैसे ही केशिका क्रिया द्वारा जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं पतली पतली, जिनसे क्या होता है आपका सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण जो हैं वह मृदा की सतह, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और मृदा को क्षारीय या फिर नमकीन बना देते हैं। यह मिट्टी जो है वह समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार के कारण भी बनती है। जैसे मान लीजिए यह कोई समुद्र तटीय क्षेत्र है और यह पूर्वी घाट है अपना भारत का। यहाँ पर जब ज्वार आते हैं तो सागरी जल जो होता है वह स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप इस नमकीन या क्षारीय मिट्टी का निर्माण होता है। नमकीन जो मृदा होती है इसमें सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होता है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है सागरों में और सोडियम सल्फेट की भी अधिकता होती है। आप देखे होंगे कहीं कहीं पर यह मिट्टी, जैसे यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह ऊसर है पूरा, यहाँ पर देखे होंगे आप सफ़ेद सफ़ेद प्रकार के ऐसे रेह पड़ी रहती है, उसे उसमें जो है सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट की काफ़ी मात्रा होती है। यह जो क्षारीय मृदा होती है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। नमकीन मिट्टी में सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट तथा क्षारीय मिट्टी में सोडियम बाइकार्बोनेट। उपर्युक्त दोनों ही मृदाएं नाइट्रोजन की कमी होती है। इन दोनों ही मृदाओं में नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है। इनका जो क्षेत्र है वह देख लेते हैं। यह दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, केरल का तट आदि है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था पहले, जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसके बारे में जब हमने देखा था, यहाँ पर जब हमने देखा था, यह जो रेगिस्तानी मिट्टी है इसके उत्तर में देखेंगे तो आपका पंजाब है, फिर हरियाणा है। इन क्षेत्रों में यह नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। साथ ही आपके गुजरात वाले क्षेत्र में क्षारीय एवं नमकीन मिट्टी पाई जाती है। साथ ही आपके जो केरल का तट है यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में जल जो सागर से स्थल की ओर चला जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। फिर विषय पर वापस आते हैं हम लोग। हाँ, उपरोक्त दोनों मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। क्षेत्र जो है वह हमने देखा, दक्षिण पंजाब देखा और दक्षिण हरियाणा देखा, राजस्थान देखा और केरल का तट देखा। इसमें जो कृषि की जाती है वह नारियल एवं ताड़ के तेल वाले जो पेड़ होते हैं उनकी, तथा सुपारी के पेड़ जो होते हैं, जो पान में पड़ती है वह वाली सुपारी, उसका भी खेती की जाती है। इसके सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसमें हरी घास एवं जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है।
तथा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की जा सकती है। खेतों को जल से भरकर लवण के घुल जाने के पश्चात जल को बहाकर भी इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे यहाँ कोई खेत है, इसमें पहले पानी भर दिया जाए पूरा, और फिर पानी को किसी माध्यम से इस खेत से बाहर निकाल दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इसमें सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट के जो अंश हैं वह अच्छे तरीके से घुल जाएंगे, और उनके निकल जाने के पश्चात जो मिट्टी बचेगी वह अच्छी मिट्टी हो जाएगी। फिर इसमें नहरों से रिसने वाले जल पर काबू पाकर कि इसमें सुधार किया जा सकता है। नहरों के किनारे जो जल रिसता है वहाँ पर अच्छे बड़े लंबे जड़ वाले पेड़ लगाए जा सकते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, जिन पेड़ों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह कोई नदी या नहर का क्षेत्र है तो किनारे किनारे पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूकेलिप्टस के पेड़ लगा सकते हैं। उनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, और यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है उसको जल की बहुत आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम इस मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पीट या जैविक मिट्टी। यह अंतिम प्रकार है। यह दलदली क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जैसे कि आपका जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में जैसे कच्छ का रण है, पूर्वी घाट में कुछ डेल्टाई वाले क्षेत्र हैं, तथा मध्यवर्ती भागों में भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी भरा रहता है। ऐसे क्षेत्रों में जैविक मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे केरल में इसे कारी भी कहते हैं। जो केरल है, केरल राज्य, वहाँ पर इस मिट्टी को कारी मिट्टी भी कहते हैं। चावल एवं गन्ने की कृषि के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है, और इस मिट्टी में जो है फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है। तो चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों को मानचित्र पर। अब यहाँ पर देखिए, यह पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर भी पर्वतीय मिट्टी है, यहाँ पर भी पर्वतीय मिट्टी है सबसे पहले। उसके पश्चात आपकी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो पर्वतीय मिट्टी है वह आपकी जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र है, पंजाब का उत्तरी क्षेत्र है, सिक्किम का क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, और साथ ही आपका नागालैंड एवं असम का भी कुछ क्षेत्र है पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत। फिर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो है वह सभी तटीय क्षेत्रों में, जैसे तमिलनाडु का पूर्वी तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का पूर्वी तटीय क्षेत्र, उड़ीसा का पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा बंगाल का पूर्वी तटीय क्षेत्र में यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। साथ ही आप इधर देखिए तो गुजरात का कुछ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आपका पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, और आपका बिहार है, और झारखंड है, और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी जो है उसका क्षेत्र आप देखिए, यहाँ पर आपका झारखंड है, झारखंड के साथ उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और आपका नीचे आएंगे तो आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल का है, केरल का कुछ क्षेत्र है, और कर्नाटक का कुछ क्षेत्र है, जहाँ पर आपकी लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर काली मिट्टी का क्षेत्र देखते हैं। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वह गुजरात का पूर्वी एवं पश्चिमी भाग है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, तथा महाराष्ट्र का पूरा ही क्षेत्र है, कर्नाटक का उत्तरी भाग है, और इधर क्या कहते हैं आपका जो तेलंगाना है उसका पश्चिमी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है उसका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, और तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र है जहाँ पर आपके काली मिट्टी पाई जाती है। फिर काली मिट्टी के बाद लेटेराइट मिट्टी देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी साथियों पश्चिमी तट के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर है आपका मेघालय का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर पाई जाती है। इसके साथ ही इन जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं
जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है उसके आउटर में या उनके कुछ भागों में भी आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। साथियों, मरुस्थलीय मिट्टी जो है वह आपके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, साथ ही आपका पंजाब का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार आप देखे होंगे कि मिट्टियों का भारत में किस तरीके से वितरण है। कहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है और कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। साथ ही अब हम बात करने वाले हैं इनकी समस्याओं के बारे में। तो भारतीय मृदाओं की समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। इनमें अपरदन की समस्या है। अपरदन की समस्या किस प्रकार है, मान लीजिए कोई यह क्षेत्र है, यहाँ पर हवाएं इस तरफ चलती हैं तो यह ऊपरी सतह पर घर्षण करते हुए ऊपरी सतह की जो परत होती है उसको अपने साथ बहाकर अन्यत्र लेके चली जाती हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाकर जमा करती रहती हैं। इससे अपरदन की समस्या होती है। अपरदन दो प्रकार से होता है, एक तो वायु द्वारा होता है मुख्यतः और दूसरा जल द्वारा होता है। वैसे तो हिम के द्वारा भी अपरदन होता है, लेकिन मुख्य रूप से वायु एवं जल ही इसके प्रमुख कारक हैं जो भारत पर सर्वाधिक प्रभावित करते हैं मृदा अपरदन को। फिर है जल जमाव की समस्या। जैसे कोई प्लेन क्षेत्र है और उसके बीच में कुछ इस तरीके का क्षेत्र है जहाँ पर इस सारे क्षेत्र का जल आकर भर जाता है और वह पूरे वर्ष भर भरा रहता है, फिर यह कभी खाली नहीं होता है। तो ऐसी मृदा का हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर सालों भर पानी भरा रहता है। तो जल जमाव की भी भारतीय मिट्टियों में एक समस्या है। इसके अतिरिक्त अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता। कहीं कहीं मिट्टी जो है वह अधिक अम्लीय है, कहीं पर अधिक लवणीय है, कहीं पर अधिक क्षारीय हैं। जहाँ पर मिट्टियों में ह्यूमस अधिक पाया जाता है, जैसे पर्वतीय मिट्टियाँ हैं वह अम्लीयता का शिकार हैं, और जो सागरीय तटीय मिट्टियाँ हैं जैसे कच्छ केरन की हैं वहाँ लवणीयता है तथा क्षारीयता भी पाई जाती है। जैसे कि मध्यवर्ती भागों में ऊसर क्षेत्र जो पाया जाता है वहाँ पर लवणीयता एवं क्षारीयता दोनों पाई जाती हैं मिट्टियों में। फिर है बंजर भूमि की समस्या। सबसे बड़ी समस्या यह भी भारतीय मिट्टियों की है कि जो भूमि अनउर्वर रहती है उसे हम बंजर कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। या मध्यवर्ती जो बीहड़ का इलाका आपका चंबल नदी है, चंबल नदी के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पर जैसे देखिए यह है भारत आपका, यहाँ पर आपके बंजर की समस्या बहुत है। इस वाले क्षेत्र में बंजर की समस्या बहुत है क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी जो यमुना की सहायक नदी है उसकी जो घाटी है वहाँ पर बहुत से बीहड़ इलाके हैं। बीहड़ जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी वनस्पतियाँ नहीं हैं, पूरा खाली मैदान है और कटा फटा क्षेत्र है। तो ऐसी समस्याएं भी भारत की मिट्टियों में काफ़ी हैं। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण की समस्या। मरुस्थलीकरण के बारे में हमने अभी बताया। जो भारत का मरुस्थल है वह थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल यहाँ पर है अरावली के पश्चिम में, लेकिन जब यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो रेत अपने साथ बहाकर ले जाती हैं पंजाब एवं हरियाणा के क्षेत्र में तथा इधर गुजरात के क्षेत्र में लाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार होता है। जब मरुस्थल का विस्तार होता है तो हमारी जो उपजाऊ भूमि होती है उसकी क्या होती है, मरुस्थल का विस्तार होगा तो उपजाऊ भूमि की कमी होगी, और इसी कमी की समस्या को हम दूर करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। तो यह भी एक मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है वह भी एक भारतीय मिट्टियों की समस्याओं में से एक है। अब हम चलते हैं इसके बाद है मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण किया जाता है। मानव प्रायः आर्थिक हो चुका है, तो यह अपने लाभ के लिए
कई सारे ऐसे काम करता है जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है, जैसे कि अत्यधिक रासायनिक तत्वों का प्रयोग करना अत्यधिक उपज प्राप्त करने के लिए। फिर है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन दो तरीके का मुख्यतः होता है, परत अपरदन और अवनलिका अपरदन। यह चंबल के क्षेत्र में पाया जाता है। अवनलिका अपरदन जैसा कि बताया पहले क्या होता है, यह कोई क्षेत्र है तो इसका ऊपरी भाग अपर्दित होगा। उसके बाद जब पानी अधिक ढाल पाएगा तो क्या होगा कि यह पूरे क्षेत्र में इस तरीके से समझिए, यह पूरे क्षेत्र में तेज़ी से बहेगा और कई सारी अवनलिकाएँ बना देगा। और अवनलिकाएँ बना देगा तो यह ऊंचा भाग, यह नीचा भाग, यह नीचा भाग, यह ऊंचा भाग, फिर यह नाली और नाली या नाला टाइप से बन जाता है और यह फिर उठा हुआ भाग। इस तरीके से इस प्रकार के अपरदन को हम अवनलिका अपरदन कहते हैं। फिर है परत अपरदन। परत अपरदन तो हमने अभी बताया, जब ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी सतह का ऊपरी परत पवन द्वारा या फिर जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे हटा दी जाए तो उसे हम कहेंगे परत अपरदन। फिर है जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। जल अपरदन से जो क्षेत्र प्रभावित हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यह शिवालिक एवं हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हैं तथा पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी ढाल के सहारे बहता है, वहाँ पर जल अपरदन की समस्या होती है। यमुना एवं चंबल नदी घाटी। यमुना एवं चंबल की नदी घाटियों में जो अवनलिका अपरदन हुआ है वह जल अपरदन का ही प्रकार है। फिर है यूपी का पश्चिमी क्षेत्र। यूपी का पश्चिमी क्षेत्र में भी जल अपरदन की समस्या देखने को मिलती है। फिर है पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र। साथियों, पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र इस तरीके से समझिए, यह पर्वतीय क्षेत्र है पश्चिमी घाट का। यहाँ पर जब बारिश होगी तो यह पानी नीचे की ओर बहेगा और नीचे की ओर बहेगा तो अपने साथ जितने भी ऊपरी परत होगी उसको बहाकर लेकर चला जाएगा। तो यह भी समस्या है पश्चिमी घाट की। फिर तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र। तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में भी जल अपरदन की समस्या पाई जाती है या जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है। फिर है वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है तथा पंजाब, दक्षिणी हरियाणा तथा उत्तर पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है। यह वही क्षेत्र है जहाँ पर हमने बताया था कि मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है। फिर बात करते हैं आगे मृदा अपरदन के कारण। अब मृदा अपरदन के कारण क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। यह तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा जब होती है, मान लीजिए कोई यह ढाल है, ढाल के ऊपर जब तीव्र वर्षा होगी या मूसलाधार वर्षा होगी तो यह ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर लेकर चला जाएगा। यह मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ लेकर चला जाएगा। एक तो बारिश अधिक हो रही है, दूसरे ढाल भी है, तो यहाँ पर कुछ समय पश्चात अवनलिका अपरदन जैसी स्थलाकृतियाँ भी विकसित हो जाएंगी। फिर है तीव्र वायु। तीव्र वायु के कारण कैसे होता है, यह कोई क्षेत्र है, यहाँ पर हवा इस तरफ से चल रही है तो इसके पूरे क्षेत्र पर घर्षण डालेगी और ऊपर के जो असंगठित पदार्थ होंगे छोटे छोटे, उनको अपने साथ बहा कर ले जाएगी और दूर कहीं जाकर इनको जमा कर देगी। जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे आंधियों में बहुत सारी धूल देखने को मिलती है, वह धूल कहीं जाकर बहुत दूर इकट्ठी हो जाती होगी, उसी को हम तीव्र वायु द्वारा अपरदन कहते हैं। फिर है भूमि का अधिक ढाल। जितना ढाल अधिक होगा भूमि का, मान लीजिए यह ढाल है और इधर से ही हवा भी चल रही है या इधर से ही पानी भी बह रहा है तो इसमें अधिक क्या होगा, अधिक कटाव होगा या अधिक अपरदन होगा। इसके विपरीत यदि यह इधर से हवा चल रही है और इधर से पानी तो बह नहीं सकता, हवा ज़रूर चल सकती है लेकिन, तो इसका जो कटाव होगा वह दर कम होगी, जबकि इधर से बहने पर अगर हवा बह रही है तो भी कटाव अधिक होगा और पानी बह रहा है तो भी कटाव अधिक होगा या अपरदन अधिक होगा। फिर है मिट्टी का हल्कापन। मिट्टी अगर हल्की होती है तो वह आसानी से हवा के साथ
बह जाती है या हवा उसको आसानी से अपने साथ उड़ा ले जाती है। अगर मिट्टी भारी होती है तो वह आसानी से हवा के साथ नहीं जा पाती है। फिर है वनों की कटाई। मानव अपने विकास के लिए या अपने स्वार्थ के लिए वनों को काटता ही चला जा रहा है और अत्यधिक वनों के कटाव के कारण क्या होता है, पूरा वन जो पूरा क्षेत्र होता है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे पहले और अब मानव ने इसको वीरान कर दिया है। तो क्या हुआ, जब पेड़ पौधे लगे हुए थे तब हवा चल रही थी तो पेड़ों से टकराकर इस ज़मीन तक नहीं, सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी या बहुत कम प्रभावित कर पा रही थी। लेकिन दूसरे चित्र में देखिए, यह पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है और यहाँ पर अगर हवा चलेगी तो इस पूरे क्षेत्र की मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाएगी। फिर है अतिचारण। अतिचारण से क्या होगा, मान लीजिए कोई सतह है, उस पर घास लगी हुई है या छोटी छोटी घास लगी हुई है, तो जब इस पे हवा चलेगी या इस पर पानी गिरेगा तो पानी की बूंदें सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगी, जिससे मिट्टी सुरक्षित बची रहेगी। लेकिन जब पशुओं द्वारा इसको उखाड़ दिया जाएगा या फिर चर लिया जाएगा तब यह सतह बिल्कुल खाली हो जाएगी। यहाँ पर कोई सीधे संपर्क में आ जाएगा, या चाहे हवा बह रही हो इस पे या फिर पानी बह रहा हो, जिसके कारण इसका कटाव आसानी से हो जाएगा। फिर अवैज्ञानिक कृषि। सामान्यतः ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ढाल इस तरीके से मान लीजिए है और यहाँ पर जुताई जो है वह भी इस तरीके से की जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर कटाव अधिक होगा। अगर बारिश होती है तो पूरा मिट्टी जो है वह बहकर नीचे चली जाएगी। यहाँ पर इसे अवैज्ञानिक तरीका कृषि का कहते हैं और कुछ लोग अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अपने खेतों की जुताई जो है वह कर देते हैं, लेकिन जब आंधियाँ आती हैं तब वह खेतों की मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कब और किस तरीके से हमें कृषि कार्य करने हैं। इसके लिए पूरा वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे तो आपकी फसल भी बची रहेगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बची रहेगी। फिर है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि यह पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि में यह मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधों को काटकर इसे कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है। फिर कुछ समय पश्चात इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। जब यह उपजाऊ नहीं बचता है, दूसरे क्षेत्र में जाकर फिर पेड़ों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि करने लगते हैं लोग। तो ऐसी समस्या इसलिए आती है जब यहाँ पर पेड़ नहीं रहेंगे, तो जब बारिश होगी या फिर हवा चलेगी तो यहाँ की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगी या फिर अपरदित हो जाएगी। फिर बात करते हैं सड़क, बांध तथा खनिजों के अत्यधिक दोहन से। जब हम सड़क बनाते हैं या बांध बनाते हैं या खनिजों का अत्यधिक दोहन करते हैं तो भी हमारी जो मिट्टी होती है वह अपरदित होती है। फिर बात करते हैं अपरदन की समस्या से निपटने के लिए 1953 में केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था इसका 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था असमतल भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करना। अब यह असमतल जो भूमि है, इस तरीके की ऊबड़ खाबड़, इसको समतल बनाना, इस तरीके से बनाना तथा जो मरुस्थल है उसके विस्तार को रोकना। विस्तार को नियंत्रित करना या रोकना। विस्तार को कैसे नियंत्रित या रोकेंगे, तो जो मरुस्थल है, जैसे मान लीजिए यह मरुस्थल है आपका, तो इसके चारों तरफ पेड़ लगाकर या फिर बांध बनाकर, पेड़ लगाकर या फिर बांध बनाकर हम मरुस्थल को फैलने से रोक सकते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें जैविक कृषि पर बल देना चाहिए और रासायनिक कृषि को कम से कम करना चाहिए और जैविक कृषि को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। फिर है अपरदन रोकने के उपाय। अपरदन रोकने के उपाय क्या हैं कि हमारा कम से कम अपरदन हो या हम उसको अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकें। वृक्षारोपण करना।
पहाड़ी ढालों, बंजर भूमि तथा नदी के किनारे अगर हम वृक्षों को लगाते हैं तो उससे क्या होगा, बंजर भूमि का विकास कम होगा। ठीक है, पहाड़ी ढालों पर कटाई कम होगी, जो अपरदन होता है वह कम होगा तथा नदियों के किनारे जो क्षारीयता एवं लवणीयता होती है वह भी कम होगी। फिर है अतिचारण को नियंत्रित करना। अतिचारण के बारे में अभी ऊपर हमने बताया था। इसको अगर नियंत्रित कर लेंगे तो हमारा खुला मैदान होगा वह कम बचेगा और सीधे संपर्क में जो पानी या वायु के आने वाला क्षेत्र है वह घट जाएगा और इससे हमारी अपरदन दर भी घट जाएगी। फिर बात करते हैं फसल चक्र अपनाकर। अगर हम एक खेत में एक ही जैसी फसल बोते रहेंगे तो बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और पोषक तत्वों की भरपाई के लिए हमें क्या अपनाना है, फसल चक्र अपनाना है, जिससे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व बने रहें मिट्टी में। फिर है जल के तीव्र वेग को रोकना। मान लीजिए यह कोई पहाड़ी क्षेत्र या फिर ढाल वाला क्षेत्र है, इससे जल होकर प्रवाहित हो रहा है, तो यह अगर इस पर कोई अवरोध नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर यह सीधे पूरी परत को बहाकर लिए चला जाएगा। यहीं पर हम यहाँ पर रोक दें, यहाँ पर मेड़ बना दें, यहाँ पर मेड़ बना दें, यहाँ पर मेड़ बना दें, एक स्थानीय बांध बना दें छोटे छोटे करके, तो यह पेड़ का जो जल के बहाव की दर है या जो फ्लो है उसकी लय टूट जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक ही यह प्रभावित कर पाएगा, फिर इसे ऊपर उठना पड़ेगा, फिर नीचे गिरना पड़ेगा, फिर ऊपर उठना पड़ेगा, फिर नीचे गिरना पड़ेगा, फिर ऊपर उठ के फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे आएगा। तो इस तरीके से इसकी लय टूट जाएगी और हमारा जो अपरदन है और ढाल वाले क्षेत्रों में भी कम हो जाएगा, अपरदन की दर घट जाएगी। फिर बात करते हैं जल के वेग को तीव्र होने से रोक लिया गया। फिर है लंबवत जुताई करके। लंबवत जुताई का मतलब जैसे यह ढाल है तो ढाल के समानांतर हमें नहीं जुताई करनी है, इस तरीके से जुताई नहीं करनी है, हमको करनी है इस तरीके से जुताई। मान लीजिए कि यह कोई क्षेत्र है तो हमें इस तरीके से जुताई करनी है, इसके ढाल के लंबवत। ढाल इधर है, जुताई हमको इधर करनी है, जिससे कि अगर हवा भी चले तो यह पूरी तरीके से अवरोध उत्पन्न करेगा और यह अपरदन की दर को घटा देगा। फिर बात करते हैं ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना। ऊबड़ खाबड़ जो भूमि है वह चंबल नदी घाटी और यमुना नदी घाटी की प्रमुख समस्या है। वहाँ पर अगर भूमि का समतलीकरण किया जाए और फिर वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए तो हम मृदा अपरदन की दर को कम कर सकते हैं। फिर है स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। स्थानांतरित कृषि मतलब जो झूमिंग कृषि होती है, अगर उस पर हम रोक लगा देंगे तो क्या होगा कि एक स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे लगे थे वो लगे रहेंगे और दूसरा स्थान जहाँ पर हम पेड़ पौधे काट रहे थे वो नहीं काटेंगे, तो जो मृदा का अपरदन है वह कम हो जाएगा। फिर है पट्टीदार कृषि अपनाकर। पट्टीदार कृषि अपनाकर, पट्टीदार कृषि क्या होती है, यह मान लीजिए आपका पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है जहाँ पर कृषि कार्य संपादित होता है, तो यहाँ पर हम बड़े बड़े खेत नहीं जोतते हैं क्योंकि यहाँ पर वो कार्य संभव नहीं है। यहाँ पर हम इसके चारों तरफ इधर चारों तरफ इस पहाड़ी के इस तरीके से पट्टी नुमा कृषि करते हैं यहाँ पर, और इस तरीके की कृषि अपनाकर हम मृदा अपरदन को तो रोकते ही हैं, साथ में उसको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। फिर है लोगों को जागरूक कर कर। लोगों को जागरूक कर कर इससे क्या होता है, जैसे कि बहुत से नाटक होते हैं, नाटक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से तथा अन्य जो भी माध्यम है स्थानीय स्तर पर, तो लोगों को जागरूक करके हम मृदा अपरदन के क्या प्रभाव होते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और उससे क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में अगर बताएंगे तो लोग जागरूक होंगे और हमारा सहयोग करेंगे मृदा अपरदन को कम करने में। फिर है सरकार द्वारा नियम बनाकर। अगर सरकार ऐसे नियम बना देती है कि जो भी व्यक्ति लापरवाही करते हुए पाया गया मृदा अपरदन के प्रति तो उसको दंडात्मक कार्रवाई होगी, या फिर अगर कोई इसमें सहयोग दे रहा है तो उसको हम पुरस्कार दे सकते हैं। अगर हम पुरस्कार देंगे तो लोग पुरस्कार पाने के लिए और अच्छे से काम करेंगे मृदा अपरदन के प्रति,
ताकि उसका कम से कम कटाव हो सके। इससे हम मिट्टियों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं या उनकी समस्याओं या उनकी जो मिट्टियों की समस्याएं हैं हमारे, उनको हम कम कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आज का जो हमारा ये क्लास है वह यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।